नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी रक्त का थक्का, यानी रक्त जमता कैसे है। जब किसी व्यक्ति की शरीर या हाथ कहीं कट जाता है तो रक्त खून के जमने का जो प्रोसेस है वह क्या है, खून कैसे जमता है, उसी के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो जो लोग अगर फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं वह फर्स्ट वीडियो को देख लेंगे और तब दूसरा का वीडियो समझ में आएगा। तो आप फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, दूसरा का वीडियो को तब देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हम लोग का टॉपिक है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी रक्त का थक्का जमना। तो जब रक्त का थक्का जमना कहते किसको हैं, तो जब शरीर का कोई अंग यदि कट जाए और वहाँ से जो ब्लड का प्रवाह हो, जब ब्लड बाहर निकले बहे और उसका कुछ समय के बाद जम जाने की प्रक्रिया ही ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है, रक्त का थक्का कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिख लिख के पढ़ने का प्रयास करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कैस्केडिंग प्रोसेस। हम बात करें कैस्केडिंग प्रोसेस, किसका? कैस्केडिंग प्रोसेस, CASCODING, कैस्केडिंग प्रोसेस, कैस्केडिंग प्रोसेस, PROCESS, कैस्केडिंग प्रोसेस। देखिए कैस्केडिंग प्रोसेस होता क्या है, जब रक्त 2 से 4 मिनट में जम जाता है उसी को कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। तो लिख रहे हैं कि रक्त का 2 से 4 मिनट में 2 से 4 मिनट में जम जाने की प्रक्रिया की प्रक्रिया ही कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाती है। यानी ब्लड जब कटता है, जब शरीर का कोई अंग कटता है तो वह 2 से 4 मिनट में वो धीरे धीरे क्या होता है, खुद ही जम जाता है। अब ये थोड़ी है कि उसको 10 दिन तक ऐसे दाब के रखेंगे, 5-6 महीना, तब जाके ब्लड जमेगा, ऐसा नहीं है। ब्लड कटेगा, अरे अंग कटेगा और उसको 2 से 4 मिनट आप ऐसे दबा के रखते हैं ना, बाद में छोड़ते हैं, देखते हैं कि धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। उसी को बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कैस्केडिंग प्रोसेस बोलेंगे। जो ब्लड है, इस ब्लड को जो जमाने की प्रक्रिया है वो कैसे कैसी है। आप लोगों ने बचपना में सुना होगा कि ब्लड को जमाने में जो विटामिन के है इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो केवल विटामिन के का ही बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है, कुछ अन्य चीज़ें भी हैं जिनका योगदान होता है। तो ब्लड को जमाने में किसका किसका योगदान होता है, ब्लड कैसे जमता है, उसके बारे में आज हम सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं, तो ब्लड में होता है थ्रोम्बोसाइट। शरीर में क्या होगा, तो थ्रोम्बोसाइट, ध्यान दीजिएगा, थ्रोम्बोसाइट। और जो थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट को हम बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में, क्या बोलते थे, प्लेटलेट्स। क्या बोलते थे, प्लेटलेट्स। क्या बोलेंगे, प्लेटलेट्स। इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स, किसको, थ्रोम्बोसाइट को। यह वायु में जब आता है, वायु यानी जो ये थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स, जब किसी का हाथ कटेगा, कोई अंग कटेगा ना, और जैसे ही ब्लड बाहर आएगा, तो जब ब्लड बाहर आएगा तो बाहर क्या, विभिन्न प्रकार की गैस है, तो यह ऑक्सीजन भी बाहर है। तो जब ऑक्सीजन के संपर्क में जब यह आएगा, कौन, ब्लड, जब ब्लड जो ऑक्सीजन है उसके संपर्क में आएगा तो थ्रोम्बोसाइट, वही लिखे हैं कि थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आने पर क्रिया करता है और क्या बना देता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बना देगा, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बना देगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या बना देगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देगा। कौन बनाएगा, तो ये थ्रोम्बोसाइट, किसके साथ मिलकर के, तो वायु के साथ मिलकर के। ठीक है, अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, देखिए ध्यान दीजिए, प्लास्टिन, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर में उपस्थित जो कैल्शियम है, शरीर में उपस्थित जो कैल्शियम है उस कैल्शियम के साथ क्रिया करेगा और कैल्शियम को साथ में लेकर के एक यहाँ से प्रोटीन है, प्रोटीन जिसका नाम क्या है, तो प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है, प्रोथ्रोम्बिन, उसका नाम क्या है, तो प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन को मिला करके क्या बना देंगे, तो थ्रोम्बिन बना देंगे। क्या बना देंगे, तो थ्रोम्बिन।
क्या बन जाएगा? तो थ्रोम्बिन बन जाएगा। कोई दिक्कत? थ्रोम्बिन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो थ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन क्या करेगा? थ्रोम्बिन, जो थ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन मिलेगा किससे? फाइब्रोनोजेन से। थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन मिलेगा किससे? तो फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन से, फाइब्रोनोजेन से क्रिया करेगा और क्या बना देगा? तो फाइब्रिन बना देगा। फाइब्रिन बना देगा। क्या बना देगा? तो फाइब्रिन बना देगा। और यह जो फाइब्रिन होती है वो कैसी होती है? तो जालीनुमा होती है। कैसी होती है? तो जालीनुमा होती है। अब जो फाइब्रिन है, फाइब्रिन मिलकर किससे? तो फाइब्रिन, जो फाइब्रिन है यह फाइब्रिन किससे किससे मिलेगा? तो फाइब्रिन मिलता है किससे? रुधिराणु से। किससे मिलेगा? रुधिराणु। जो रुधिराणु से क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या मिलता है? तो आरबीसी मिलेगा, इसके बाद डब्ल्यूबीसी मिलेगा, उसके बाद प्लेटलेट्स मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लेटलेट्स मिलेगा। और ये सब मिल करके अभिक्रिया करके क्या बना देंगे? तो रक्त का थक्का बना देंगे। रक्त का थक्का बन जाएगा। रक्त का थक्का बनाते हैं। ठीक है। तो जो ब्लड के जो जमने का जो प्रोसेस है वो कुल 4 प्रोसेस है। कितने प्रोसेस हैं? 4 प्रोसेस। कौन कौन से? तो ये देखिए, इसको एक बार समझने का ध्यान से प्रयास कीजिए। देखिए, जैसे ही शरीर का कोई अंग जब कटता है तो कटेगा तो जाहिर सी बात है कि ब्लड का फ्लो होगा, ब्लड का बहाव होगा। और जब ब्लड बहाव होगा तो ब्लड में उपस्थित क्या है? थ्रोम्बोसाइट। क्या उपस्थित है? थ्रोम्बोसाइट है। और थ्रोम्बोसाइट को बोलते हैं प्लेटलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। और जैसे ही ये ब्लड बाहर निकलेगा तो किसके संपर्क में आएगा? वायु के संपर्क में, हवा के संपर्क में आएगा। और जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा तो वायु के संपर्क में आने से वह क्या बन जाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन? थ्रोम्बोसाइट जब वायु के संपर्क में आया तो क्या बन गया? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। थ्रोम्बोप्लास्टिन, कोई दिक्कत नहीं। अब जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वह थ्रोम्बोप्लास्टिन अकेले काम नहीं करेगा। वह थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर में उपस्थित कैल्शियम का साथ लेगा, दोस्ती करेगा। किससे? तो कैल्शियम से। कौन? थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से दोस्ती करेगा। आज जब कैल्शियम से दोस्ती कर लेगा तो उसमें एक उपस्थित प्रोटीन है। कौन है? प्रोटीन का उस नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। यह प्रोटीन है। तो यह थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम दोनों मिल करके किसको उठाएंगे? प्रोथ्रोम्बिन को। उठ कहीं कटी है, उठ चल उठ। तो जब ये प्रोथ्रोम्बिन को जब उठाएंगे तो जब सुतल था तो प्रोथ्रोम्बिन, आज जब जग गया तो क्या बन गया? थ्रोम्बिन बन गया। क्या बन गया? थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिल करके किसको जगाए? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को। तो किए अभिक्रिया तो क्या बन गया? थ्रोम्बिन बन गया। क्या बन गया? थ्रोम्बिन। अब जो थ्रोम्बिन है इसका काम जमाना नहीं है। थ्रोम्बिन क्या करेगा कि फाइब्रोनोजेन से क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। जब कहीं कटता है तो इसको जगाएगा। कौन? थ्रोम्बिन। ये चाचा उठा, कौन उठाएगा? थ्रोम्बिन। किसको? फाइब्रोनोजेन को उठाएगा। और यह मिलकर क्या बनाएंगे? तो फाइब्रिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फाइब्रिन। और जो ये फाइब्रिन होता है यह जालीनुमा संरचना होती है। कैसी होती है? जालीनुमा संरचना होती है। और वही जालीनुमा संरचना मिलेगी किसके साथ? तो फाइब्रिन। जो फाइब्रिन है यह फाइब्रिन क्या करेगा कि कार्पल्स रुधिराणु से मिलकर के, जो रुधिराणु है हम पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कि उसमें क्या क्या होते हैं? आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स। ये छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं। क्या होगा कि जो फाइब्रिन है इस फाइब्रिन में ये सब रुधिराणु क्या हो जाएगा? जाके फंस जाएंगे और जाके फंस जाएंगे, रुक जाएंगे। तो वही धीरे धीरे जहाँ कटा होगा वहाँ धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मांस इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ब्लड का क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगा। तो यह क्या बना देगा? रक्त का थक्का बना देगा। कौन? फाइब्रिन रुधिराणु के साथ मिलकर के क्या बना देगा? रक्त का थक्का बना देगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई नाली है और नाली में देखे होंगे कि ऐसे लगा होता है, छड़ का ऐसे लगा होता है। ऐसे पानी का प्रवाहित होगा तो जितने खरपतवार हैं सब इधर रुक जाएंगे और पानी का प्रवाहित हो जाएगा। ठीक वैसे ही ये जो मिनरल्स के कण हैं रुधिराणु, छोटे छोटे कण थे, ये क्या करेंगे? फाइब्रोनोजेन में जाके फंस जाएंगे, क्योंकि यह जालीनुमा संरचना है। जाके फंस जाएंगे, फिर बहाव हो ही नहीं पाएगा और पीछे से ब्लड आएगा, अन्य चीज़ें आएंगी, उसमें भी मिनरल्स है, ये फ्लो हो नहीं पाएगा और धीरे धीरे क्या होगा? ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा। ब्लड क्या हो जाएगा? जम जाएगा। ब्लड गते जम जाएगा। कोई दिक्कत? एक बार इसको और ध्यान से देखिए कि जो ये थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट वायु में मिल करके क्या बना देगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन।
और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वह कैल्शियम से उपस्थित कैल्शियम से दोस्ती करके प्रोथ्रोम्बिन को उठाएगा और प्रोथ्रोम्बिन क्या बना देगा, थ्रोम्बिन बना देगा। क्या बनाएगा, थ्रोम्बिन। और जो थ्रोम्बिन है वह थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजेन से मिलेगा। क्या करेगा, फाइब्रोनोजेन से मिलेगा तो क्या बना देगा, फाइब्रिन। और फाइब्रिन की जो संरचना होती है कैसी होती है, जालीनुमा संरचना इसको होती है। और यह फाइब्रिन जालीनुमा संरचना रुधिराणु से मिलकर के, कार्पल से मिलकर के, कार्पल्स में क्या थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उससे मिलकर के ब्लड की क्लॉटिंग कर देगा, ब्लड को थक्का बनाने का काम कर देगा। ब्लड करते करते क्या हो जाएगा, जम जाएगा। अब ये नहीं कि ब्लड का थक्का बन गया है तो हम खोटियाइल है आप नोच दें, तो जैसे नोच देंगे ना तो फिर से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो जब तक पूरा घाव कवर ना हो जाता तब तक उसको नोचना नहीं चाहिए। कुछ लड़का तो होता है कि जहाँ तक खोटियाइल ना हमारा ठीक हो गया, नोच के देखेगा और फिर खून निकल जाएगा, ऐसा करना नहीं है, तब ब्लड क्लॉटिंग जल्दी नहीं होगा, तब ब्लड फ्लो ही होता रहेगा। तो उसे पूरा ठीक होने देना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए, हम चलते हैं इसके आगे, ठीक है। कीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको आप कर लेंगे स्क्रीनशॉट, इसको मिटा दें। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं, इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो कार्पल्स में कौन क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, तो कार्पल्स में होता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे, देखिए अब चलते हैं आगे कि जो ये ब्लड होता है, ब्लड को जमाने में कौन कौन चीज़ें सहायता प्रदान करती है, कौन प्रोटीन्स होते हैं, कौन से धातु होते हैं, कौन कौन से क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको हम सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, देखिए ध्यान से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि ब्लड को जमाने में सहायता, 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 ब्लड को जमाने में सहायता कौन कौन लोग करते हैं, कौन कौन लोग, देखिए सहायता करते हैं, सहायता कौन कौन लोग करते हैं। देखिए इसको पॉइंट नंबर 1 पहले कहा जाएगा रुधिराणु, कौन होगा, तो रुधिराणु पहले होगा रुधिराणु। और जो रुधिराणु है इसमें क्या क्या पढ़े आप लोग पढ़े थे, तो इसमें होते हैं आरबीसी, फिर होते हैं डब्ल्यूबीसी, इसके बाद होते हैं प्लेटलेट्स, यानी इन सब का योगदान होता है किसमें, तो ब्लड को जमाने में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यानी इसको जो प्लेटलेट्स है इसका बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट, इसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट बोलेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, थ्रोम्बोसाइट। और क्या क्या चीज काम करेगा ब्लड को जमाने में, कौन से प्रोटीन्स काम करेंगे, तो प्रोटीन, कौन प्रोटीन काम करेगा ब्लड को जमाने में, तो ब्लड को जमाने में कौन काम करेगा, तो फाइब्रोनोजेन, कौन करेगा, फाइब्रोनोजेन, और दूसरा कौन करता है, तो प्रोथ्रोम्बिन, कौन, प्रोथ्रोम्बिन, गलत हो गया, प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रोटीन्स हैं। तो रक्त को जमाने में फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन अपनी सहायता प्रदान करने का काम करते हैं, किस रूप में, तो प्रोटीन्स के रूप में, किस रूप में, तो प्रोटीन्स के रूप में। तीसरा बात करें तत्व, कौन से तत्व कह लें, धातु कह लें, तत्व कह लें या धातु, तो कौन कौन से काम आएंगे, तो कैल्शियम, कौन आएगा, तो कैल्शियम, कौन काम आएगा, तो कैल्शियम आएगा, कौन, कैल्शियम आएगा। और बात करें विटामिन का, तो 4 नंबर तो विटामिन, तो विटामिन में कौन होगा, तो विटामिन के, ठीक है, विटामिन के। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। देखिए जो ब्लड है उस ब्लड को थक्का बनाने में, उस ब्लड को जमाने में किस किस चीज़ की जरूरत होती है, किसकी सहायता होती है, तो देखिए वही लिखे हैं कि ब्लड को जमाने में सहायता क्या क्या चीज़ देगा, तो रुधिर, यानी रुधिर में डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी, और जो ये रुधिराणु है उसको, और जो प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, तो ब्लड को जमाने में इन सबका बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। और जो प्रोटीन्स है इसमें कौन से प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड को जमाने में करते हैं सहायता, तो फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, और जो कौन धातु होते हैं, पूछता है कि कौन से धातु होते हैं, तत्व होते हैं, तो कैल्शियम, ये क्या है, धातु, इसका लिख लीजिए, इसका Ca, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, संकेतांक। और 4 नंबर इस विटामिन कौन होते हैं, तो विटामिन के की अधिकता ज़्यादा होती है, लेकिन साथ साथ में इन सब का भी ब्लड को जमाने में बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आगे चलें, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है नहीं। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि देखिए यह जो ब्लड को जमाने के लिए ये सब चीज़ें काम करते हैं, लेकिन अगर शरीर के अंदर अगर ब्लड जम गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। शरीर के अंदर अगर ब्लड जम गया तो बहुत दिक्कत, और इनका काम ही है कि ब्लड को कटने के बाद जमाने का काम करना। तो ब्लड जम जाए तो दिक्कत, और इनका काम ही है जमाना। तो ब्लड कैसे जम जाता है और कैसे नहीं जमता है उसको ध्यान दें। तो शरीर के अंदर एक होता है जिसका नाम है हेपेरिन, एंटीक्लोटिंग, एक होता है एंटीक्लोटिंग, यहाँ लिख दें, एक होता है एंटीक्लोटिंग, यहाँ लिखें, यहाँ लिख रहे हैं, एक होता है एंटीक्लोटिंग, क्या होगा, एंटीक्लोटिंग। आज जो एंटीक्लोटिंग में होता है क्या होता है, तो हेपेरिन, क्या होगा, हेपेरिन ब्लड को थक्का नहीं बन देता है, हेपेरिन ब्लड को थक्का नहीं बन देता है, ब्लड को थक्का नहीं बनने देता है,
नहीं बनने देता है। देखिए जो शरीर है, शरीर के अंदर होता है एंटीक्लोटिंग। जो एंटीक्लोटिंग है उसका नाम यहाँ पर हेपेरिन, एंटीक्लोटिंग। शरीर में ब्लड को जमना नहीं चाहिए। अगर ब्लड जम जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ब्लड से ही तो सब कुछ हो रहा है। ब्लड से ही विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का, ऑक्सीजन का, जरूरतमंद चीज़ों का, शरीर को उष्मा देने का, सबका काम किससे हो रहा है? ब्लड से। आज जब ब्लड जम जाएगा तो क्या ये सब चीज़ें प्रभावित हो पाएंगे? सब चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये जो हेपेरिन है, ये जो इधर के थ्रोम्बोसाइट हैं, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजेन और कैल्शियम, ये कहते हैं कि हम शरीर के जो ब्लड है उसको जमाएंगे, लेकिन जो हेपेरिन है ये कहता है कि हम जमाने नहीं देंगे। यानी कहने का मतलब है कि इन सब पर हेपेरिन क्या पड़ता है? अकेले भारी पड़ता है। ये जमने नहीं देता है, लेकिन यह जमाएंगे। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या होती है कि जो हेपेरिन है, हेपेरिन को जब हवा लगेगा तो यह स्वतः ही मर जाएगा, अपने आप ही मर जाएगा। कौन? हेपेरिन मर जाएगा। तो होता क्या है कि जब व्यक्ति का कोई अंग कटता है, तो जैसे ही ब्लड बाहर आता है तो उसमें उपस्थित कौन है? हेपेरिन है। हेपेरिन को जब हवा लगेगा तो हेपेरिन मर जाएगा। और जब हेपेरिन मर जाएगा तो ये सभी मिलकर के थ्रोम्बोसाइट, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और विटामिन के सब मिलकर के क्या कर देंगे? इसके लास्ट पर क्या कर देंगे? ब्लड को जमा देंगे। ब्लड क्या हो जाएगा? जम जाएगा। लेकिन कब? जब यह हवा लग जाएगा, हेपेरिन को मर जाएगा तब। लेकिन जब तक हेपेरिन शरीर के अंदर जिंदा है तो इसके रहते इसमें से कोई भी कितना भी प्रयास कर ले, किसी को यानी पूरे ब्लड को जमा नहीं सकता है, कहीं ब्लड को जमा नहीं सकता है। किसके कारण? तो हेपेरिन के कारण। ठीक है, तो ब्लड को शरीर में जमने नहीं देता है कौन? हेपेरिन जमने नहीं देता है। इसीलिए कभी कभी देखे हैं कि जब डॉक्टर सुई लगाता है, तो जब दवा भरता है सुई में से ना अंत से दवाइयाँ फेंक देता है, उपरांत अंश फेंक देता है। क्यों फेंकता है? हम बचपन में सोच रहे थे कि इतना महंगी दवाई है, इतना बढ़िया से दवा को भरा है, अब फिर दवाइयाँ फेंक नहीं रहा है। तो फेंकता है कारण जानते हैं क्या? क्योंकि जिस व्यक्ति को लगाएगा सुई, जिस व्यक्ति को इंजेक्शन लगाएगा, उस सुई के अंदर, उस ऑक्सीजन के अंदर, उस सिरिंज के अंदर क्या भर जाता है? तो हवा भर जाती है। हवा अब बिना उस एयर को निकाले, बिना उस हवा को निकाले अगर व्यक्ति को सुई लगा देगा तो व्यक्ति के बॉडी के अंदर क्या प्रवेश हो जाएगा? तो हवा प्रवेश हो जाएगा। हवा प्रवेश, और हवा की प्रवेश होते ही जो ये हेपेरिन है, हेपेरिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हवा के शरीर में प्रवेश होते ही उस जगह का हेपेरिन मर जाएगा। अब वहाँ पर जो ब्लड है, ब्लड थक्का हो जाएगा, ब्लड जम जाएगा। अब ब्लड जम जाएगा तो प्रवाह नहीं हो पाएगा। अब वहाँ बिल्कुल कठोर हो जाएगा, कठोर और दर्द करेगा। तो देखते हैं जब सुई लगा कर आते हैं, अब वैसे लगा देगा बिना सुइया के, हवा निकाले ही तो हवा शरीर में प्रवेश कर गया उस जगह। अब वहाँ कठोर हो गया तो कुछ दिन बाद में, एक आध दिन बाद, 2 दिन बाद करते क्या होगा? जब कठोर बन जाएगा तो दर्द होता है, तो खूब चिल्लाते हैं, आयु हो दादा, खूब चिल्लाते हैं कि हाथ में क्या हो गया? दर्द हो रहा है, सुई लगा है इसलिए दर्द हो रहा है। तो लेकिन दर्द क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर हेपेरिन मर गया है, वहाँ पर ब्लड का क्लोटिंग हो गया है। ठीक है, वहाँ ब्लड जम गया है हेपेरिन के मरने के कारण, इसलिए डॉक्टर हवा को निकाल देता है। तो आप एक दिन बाद जाएंगे डॉक्टर के पास, तो कहेंगे डॉक्टर साहब और जो सुइया लगेले हुआ ना तो बहुत ही दुखा था। तो डॉक्टर कैसे कहेगा कि हमारी गलती है? इसलिए डॉक्टर बोलता है कि बाबू रे एक काम करना, घर जाना और नमक पानी गर्म करके कपड़ा लेकर के धो देना। आज जब धो दोगे तो ठीक हो जाएगा। तो आप कहते हैं ठीक हो जाए, डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ। अब डॉक्टर बोल देगा कि हमारी गलती है तो लोग डॉक्टर को डांटना शुरू कर देंगे, मारना शुरू कर देंगे। इसलिए डॉक्टर बोलता नहीं कि हमारी गलती है, जब सुई लगाए तो उसमें से एयर निकाले नहीं थे। बताता है? नहीं बताता है, क्योंकि गलती उसी की होती है। और आप क्या करते हैं कि जब आप आते हैं घरे तो गर्म पानी नून करके आप लेके कपड़ा भिगो करके और उसे ऐसे सेकते हैं, और दर्द करता है तो चिल्लाते हैं, अरे बाप हो बाप, चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि दर्द करता है अधिक मात्रा में। देखते हैं कभी कभी व्यक्ति को जब बोतल वगैरह चढ़ता है, बोतल वगैरह, तो कुछ दवा रहेगा ही, कुछ पानी रहेगा ही, और तब तक जो सिरिंज की नली है उसको बंद कर देगा। और नहीं बंद किया, और कभी भुला गया कि हम बंद नहीं किए हैं, उसे याद नहीं आया, तो जितना बोतल में जो एयर थी वो पूरा एयर उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। अब व्यक्ति के शरीर में जब वह एयर प्रवेश कर जाएगा तो वहाँ का जो हेपेरिन है वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हवा के संपर्क में आते ही हेपेरिन मर जाएगा। और जब हेपेरिन मर जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्लड को क्लोटिंग हो जाएगा। ये सब क्या करेंगे? वहाँ पर मिल करके ब्लड को जमा देंगे और आप क्या हो जाएंगे? आपका ब्लड जम जाएगा। हो सकता है कि जो नसें, जहाँ नस मोटी हैं, जहाँ नस मोटी हैं वहाँ तो आपका जो नस इफेक्टेड है वो नहीं होगा, लेकिन ब्रेन में नस बहुत कमजोर होती है, बहुत पतली होती है, ब्रेन में बहुत पतली। आज जब ब्लड क्लोटिंग होगा, गाढ़ा होगा, तो ब्लड को बहने के लिए भाई बिल्कुल पंचछूट यानी अच्छा सा होना चाहिए, लिक्विड टाइप का। अब मुझे को मोटा हो जाएगा, ब्लड प्रवाहित नहीं हो पाएगा, नसें क्या होती हैं? फट जाती हैं, नसें फट जाती हैं। आज जब नसें फट जाएंगी ना तो उसको बोलते हैं क्या? ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन हैमरेज बोलेंगे। अगर ब्रेन की फटी तो ब्रेन हैमरेज, अन्य जगह कहीं फटी नस तो क्या बोलते हैं? हैमरेज हो गया। क्या हो गया है? हैमरेज। तो किसके कारण? तो हेपेरिन के कारण। तो शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता है कौन? हेपेरिन। लेकिन जैसे हेपेरिन मर जाता है कटने के बाद और हवा के संपर्क में ब्लड आता है तो ये सब मिलकर कौन? थ्रोम्बोसाइट, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और विटामिन के, इन सब की उपस्थिति में ब्लड को क्या होते हैं? थक्का बनाने का काम करते हैं। और ब्लड धीरे धीरे 2 से 4 मिनट में कैस्केडिंग प्रोसेस के तहत गति क्या होता है? जम जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। एक चीज आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नोट में, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि नोट में कि हीमोफीलिया बीमारी में, हीमोफीलिया इसको आप एक बार एक काम कीजिए कि इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए। हम चलते हैं इसके आगे, कीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए अब चलते हैं इसके हम आगे। ध्यान दीजिए, इसको मिटा दें, चलिए मिटाते हैं और चलते हैं इसके हम आगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं इसको हम आगे। तो ब्लड को जमने में सहायता प्रदान करता है कौन कौन से प्रोटीन्स काम करेंगे? तो प्रोथ्रोम्बिन और कौन करेगा?
प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से कि एक बीमारी होती है, एक बीमारी ना, एक बीमारी होती है जिस बीमारी का नाम है क्या, हीमोफीलिया नामक बीमारी। क्या नाम है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक बीमारी है। हीमोफीलिया बीमारी में, हीमोफीलिया बीमारी, हीमोफीलिया बीमारी में, हीमोफीलिया बीमारी में खून जमता ही नहीं है। हीमोफीलिया बीमारी में ब्लड का थक्का बनता ही नहीं है। ब्लड का थक्का बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। और यह जो हीमोफीलिया बीमारी थी, इस शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को यह बीमारी शुरू हुआ था और धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ी। देखिए जो बीमारी है कौन, हीमोफीलिया। जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया नामक बीमारी होगी ना, उसका ब्लड अगर कट जाएगा तो उसमें हेमोग्लोबिन भले मर जाएगा हवा के संपर्क में आने से, लेकिन तो भी ब्लड का थक्का नहीं बनेगा, ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। ब्लड फ्लो होता जाएगा, ब्लड फ्लो होता जाएगा, ब्लड बहता ही जाएगा और ब्लड के अधिकांश बहाव के कारण उस व्यक्ति क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को ये बीमारी हुई थी। किसको, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, एलिजाबेथ। और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लिखते हैं कि और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब ब्लड अधिक मात्रा में फ्लो हो जाएगा, बहाव हो जाएगा, तो व्यक्ति का मरना तय है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लें कि लीवर। देखिए ध्यान दीजिए कि लीवर क्या बोलते थे, यकृत। तो लीवर में कुछ प्रोटीन्स मिलते हैं जो ब्लड को जमाने में करते हैं सहायता। तो ध्यान दीजिए क्या मिलता है, तो फाइब्रोनोजेन, इसमें फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन, इसमें फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन। और दूसरे की बात कर लें तो कौन है, प्रोथ्रोम्बिन। कौन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। और जो तीसरे की बात कर लें तो कौन सा है, तो हेपेरिन। कौन, हेपेरिन, हेपेरिन। तीसरा कौन सा है, हेपेरिन। इसे ध्यान दीजिए कि जो लीवर है, लीवर में ये फाइब्रोनोजेन, लीवर ये जो है लीवर ही फाइब्रोनोजेन का निर्माण करता है और प्रोथ्रोम्बिन का भी निर्माण करता है। और जो हेपेरिन है इसका निर्माण कौन करता है, तो लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में। यानी इन तीनों का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। ये तीनों कहाँ से होते हैं, तो लीवर से ही होते हैं। तो इनमें यह जो फाइब्रोनोजेन है और जो प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, इसका काम क्या था, तो इसका काम था कि ब्लड को जमाने में सहायता प्रदान करना, ब्लड को जमाने में सहायता देने का काम करना। लेकिन जो हेपेरिन है इसका काम क्या था, कि ब्लड को थक्का बनने न देना। तो दो का काम ब्लड को जमाने में सहायता देना और एक का काम ब्लड को जमने न देना। ये अलग अलग इनका काम। इन तीनों का स्राव कहाँ से होता है, लीवर से। कहाँ से होगा, लीवर से। कोई दिक्कत नहीं। तो ब्लड आप क्लोटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हीमोफीलिया बीमारी होती है तो उसमें ब्लड का प्रवाह नहीं रुकेगा, ब्लड का प्रवाह नहीं रुकेगा और व्यक्ति क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। लीवर से क्या क्या, फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और क्या मिलेंगे, हेपेरिन। उम्मीद करते हैं आपको क्लोटिंग ऑफ ब्लड्स यानी ब्लड का थक्का, खून का थक्का कैसे कैसे जमता है, ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब तक आपको लगता था कि ब्लड को जमने में केवल विटामिन के का ही काम है, लेकिन विटामिन के साथ अन्य चीजों का भी काम देखने को मिला। आप उन चीजों को सीखे। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वो नेक्स्ट दिन। आपको उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते एक आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे, आप बताइएगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा आप इसको ध्यान से, कि समसूत्री विभाजन कितने प्रकार से होता है। समसूत्री विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, उसके बाद कितने प्रकार से होता है, कितने प्रकार से होता है, कितने प्रकार से, कितने प्रकार से, कितने प्रकार से होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने का काम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप देने का काम जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाया जाए, जानकारी दिया जाए तो आपके यहाँ पहुंचे और आप उसे सीख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट दिन। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।